हेलो साथियों, आज अपन बीएससी नर्सिंग का पहला टॉपिक करते हैं विद्युत आवेश एवं इनके प्रमुख गुणधर्म। ये अपना प्रथम टॉपिक है इसका। तो क्या है अपने पास विद्युत आवेश विद्युत आवेश व गुणधर्म। क्या ले रहे हैं? पहला टॉपिक अपन विद्युत आवेश व इनके प्रमुख गुणधर्म। तो पहला है अपने पास कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश विद्युत आवेश पदार्थ की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब आपके पास विद्युत आवेश का मतलब क्या निकला कि एक ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है पदार्थ की। इंट्रिंसिक का मतलब है कि इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अपने पास मास होता है वैसे ही इसको और नहीं तोड़ सकते। जैसे मास क्या होता है? मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास भी क्या अपने पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ की एक ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो मास को अपन और ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। ये नहीं बता सकते कि मास किससे मिलके बना होता है, क्या होता है, उसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। तो मास भी अपने पास कैसी क्वांटिटी होती है? एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी होती है। उसी तरह अपने पास विद्युत आवेश भी एक पदार्थ का गुणधर्म होता है। और ये कैसा गुणधर्म होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। यहाँ तक बात समझ में आए? दूसरा, किसी भी वस्तु पे अगर या किसी भी कण या वस्तु पे आवेश आने का मतलब क्या है? मतलब जो चार्ज है, चार्ज comes with mass। इसका मतलब है किसी भी वस्तु पे या किसी भी कण पे जो आवेश आता है वो मास के साथ आता है। भाई मास तो आएगा, मास पर चार्ज होगा। ठीक है ना? किसी भी पार्टिकल पे चार्ज होगा। जैसे अपन देखें कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? अपने पास एक पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो होना ही होना है और उस पर चार्ज आ रहा है अपने पास, उस पर चार्ज है। तो क्या होता है कि हमेशा जो किसी पार्टिकल पे चार्ज होता है वो उसके मास के साथ आता है। मास तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि मास नहीं है और उस पर चार्ज हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दूसरा और देखिए अपन प्रोटॉन। प्रोटॉन भी एक पार्टिकल है बेटा अपने पास और उस पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन देखिए अपन, ये भी एक पार्टिकल है लेकिन इस पर क्या है? चार्ज नहीं है। भाई हर मास पे चार्ज हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई मास तो होगा ही होगा लेकिन हर मास पे चार्ज हो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। हर पार्टिकल पे चार्ज तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे जैसे अपन देखिए कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना होता है? 9। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये इसका मास है। वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी मास होता है, आपको पता है। प्रोटॉन के पास भी प्रोटॉन के पास भी मास होता है, न्यूट्रॉन के पास भी मास होता है और अप्रोक्स इक्वल होता है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 कितना होता है? 1.67 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये इसका मास अपने पास। लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? E इक्वस टू इस पर चार्ज होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ऐसे ही प्रोटॉन पे भी चार्ज की वैल्यू होती है, ये प्लस में होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 19 कूलाम।
और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता अपने पास। न्यूट्रॉन जो है अपने पास, मतलब चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे कितना है, न्यूट्रॉन अगर आप देखेंगे तो इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0। तो जो न्यूट्रॉन है आपके पास उस पर कोई चार्ज नहीं है अपने पास। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कभी भी अपने पास चार्ज आता है, चार्ज कम्स विथ मास, हमेशा चार्ज आएगा किसी भी पार्टिकल पे तो मास तो साथ में आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला है कि जो विद्युत आवेश होता है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है आप लोगों के पास, और चार्ज कम्स विथ मास आता है। अपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन है एक पार्टिकल है, उसका मास भी होता है, उस पर चार्ज भी आ रहा है साथ में। ऐसे एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में मास भी होता है, उस पर ऑटोमेटिक चार्ज आ रहा है। वैसे आपने देखा कि न्यूट्रॉन है, मास तो है बट उस पर चार्ज नहीं, मतलब मास तो हो सकता है लेकिन चार्ज हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि विद्युत आवेश क्या होता है। अब इसके आगे चले अपन, विद्युत आवेश के होने से क्या क्या हो सकता है। जैसे अपने पास विद्युत आवेश, अपने पास विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश के कारण आप लोग देखेंगे कि दो वस्तुएं, दो पार्टिकल आपस में विद्युत बल या चुंबकीय बल का अनुभव करने लग जाते हैं। तो यानी यहाँ से अपने पास विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, ई वेक्टर, और चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर बोलते हैं। ये दोनों उत्पन्न होने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी पार्टिकल पर अगर विद्युत क्षेत्र आ जाता है तो उस पार्टिकल के चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है। यानी किसी भी पार्टिकल पे आवेश होने के कारण वो चुंबकीय बल और विद्युत बल उत्पन्न करने लग जाता है। ठीक है, ओके, ये तो हुआ। अब विद्युत आवेश एक सीधी सीधी बात बोले अपन तो ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? अदिश राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान भी अपने पास अदिश राशि होता है, वैसे ही विद्युत आवेश भी एक अदिश राशि होती है। दूसरा जो विद्युत आवेश होता है आपके पास, इसके दो नेचर हो सकते हैं। विद्युत आवेश आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब आपके पास विद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं? धनात्मक विद्युत आवेश भी होता है और ऋणात्मक विद्युत आवेश भी होता है। इसके दो प्रकार हो गए आप लोगों के पास। जैसे देखिए आप लोग, प्रोटॉन जो होता है यानी 1H1 की बात करें, इसी को अपन क्या बोलते हैं, 1H1 को ही अपन प्रोटॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है। 1H2 होता है, इस पे भी पॉजिटिव आवेश होता है। 1H3 होता है, इस पे भी पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है, जैसे प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, ऐसे ही हीलियम पार्टिकल्स होते हैं। 2He4 है, 2He4 है, इस पे भी आपके पास क्या है, इस पे भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। और कितना है, प्रोटॉन से 2 टाइम्स। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल? तो 2E। ये भी इंपॉर्टेंट अपने पास कि एल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम पार्टिकल्स होते हैं, और इन पे टोटल चार्ज कितना होता है, 2 प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो ये तो हो गए अपने पास पॉजिटिव चार्ज किन किन पार्टिकल्स पे हो सकता है। तो 1H1 पे हो सकता है, 1H2 पे, 1H3 पे और 2He4 पे। ऐसे अपन नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का अपन को एक ही एग्जांपल दिखता है अभी तक कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ये भी अपने पास हुआ। दूसरा आपके पास देखेंगे कि विद्युत आवेश जो है ये एक इंट्रेंस इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? इनवेरिएंट, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। विद्युत आवेश कैसी प्रॉपर्टी अपने पास? इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। इनवेरिएंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, मतलब ये चाल पर निर्भर नहीं करता। जैसे अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे देखिए मेरे चलने से मेरा द्रव्यमान पे फर्क पड़ सकता है, ये कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है तो द्रव्यमान बढ़ता जाता है ना। ऐसा देखेंगे अपन आगे चल के कि कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे
कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास या कोई प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन आपके पास प्रोटॉन पार्टिकल है, अब ये रेस्ट में है, तो इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, प्लस ई के इक्वल, कितनी है, प्लस ई के इक्वल। अब मैंने क्या किया, रेस्ट पे, तो मतलब अभी वेलोसिटी जीरो है इसकी, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सेलरेट कर दिया, बहुत स्पीड के साथ इसको मैं फेंक रहा हूँ, लाइक एज इसमें मैंने कितनी वेलोसिटी दी, 10⁻6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, इतनी वेलोसिटी से इसको मैं चला रहा हूँ। अब इस पार्टिकल पे आप देखेंगे कि इसका मास इंक्रीज हो रहा है, मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इस पार्टिकल का मास तो इंक्रीज मिल रहा है आपको, मास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस पे जो चार्ज की वैल्यू है, पहले कितनी थी आपके पास, प्लस ई, अभी भी कितनी है, प्लस सी। मतलब चार्ज जो है बिफोर एंड आफ्टर, ये इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा आपके पास। तो दी वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ फ्रेम, मतलब जो भी पार्टिकल पे आपके पास चार्ज की वैल्यू होती है वो स्पीड पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है आपके पास, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। क्या बोल सकते हैं इसको, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकले अपने पास, चार्ज से रिलेटेड अपन ने कुछ चीज़ें देखी थी, वो देखिए स्पीड से आप लोग। अपने पास जो भी आवेश है या चार्ज है, जो ये चार्ज है, एक तो आपके पास ये प्रॉपर्टी कैसी है, चार्ज एक तो स्केलर है, एक ये इनवेरिएंट है, और स्टार्टिंग में अपन ने क्या लिखी थी, एक इंट्रिंसिक है, हो गया। स्टार्टिंग में अपने एक इंट्रिंसिक भी तो लिखा था, एक इंट्रिंसिक, चाहे तो इंट्रिंसिक को सबसे ऊपर रखो, इंट्रिंसिक ये हो गया आपके पास। तो जो भी अपने पास आवेश है, एक तो वो इंट्रिंसिक नेचर का होता है, मतलब उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। एक स्केलर होता है, स्केलर में अदिश राशि होती है, अदिश। इनवेरिएंट होता है, मतलब उसकी वैल्यू जो होती है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है, स्पीड कितनी भी हो चार्ज डिपेंड नहीं करेगा उस पर, ओके। और दूसरा इसके नेचर आपने देखा, चार्ज का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। टू टाइप्स के होते हैं आप लोगों के पास से, धनात्मक आवेश भी हो सकता है और ऋणात्मक आवेश भी हो सकता है, ये भी अपन को मिल गए। तो ये इंपॉर्टेंट छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है ये आप लोगों के पास। इंट्रिंसिक हो गया आपके पास ये, दूसरा स्केलर हो गया, इनवेरिएंट हो गया, ये आप लोगों के पास ये। दूसरा चार्ज को लिखने का जो तरीका है, इसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सिंबॉलिक जो है, सिंबल है इसका कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू है। ऐसा यूनिट देखिए चार्ज की, यूनिट पे आते हैं अब अपन लोग, यूनिट ऑफ चार्ज, मात्रक देख रहे हैं अपन इसका। तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका, तो ऐसा ही मात्रक तो इसका कूलाम होता है। क्या होता है बेटा, कूलाम, कूलॉम। सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सी से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। कूलाम का मतलब सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एक और मात्रक होता है, ये तो मात्रक है ही आपके पास, एक और होता है व्युत्पन्न मात्रक। एक और कौन सा मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक। और ये जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, इसको कैसे निकालेंगे अपन, आई इक्वल टू, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, Q/T। ठीक है, क्या मिला अपन को, आई इक्वल टू Q/T। तो Q इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, I मल्टीप्लाई T, I मल्टीप्लाई T। I का यूनिट अपन को पता है एम्पियर होता है, टाइम का पता सेकंड होता है। तो क्या बना इसका व्युत्पन्न मात्रक, एम्पियर सेकंड। तो आवेश का एक और मात्रक क्या बन गया अपने पास, व्युत्पन्न मात्रक, एम्पियर सेकंड। ठीक है, और एक ऐसा ही मात्रक कूलाम। ओके, यहाँ तक मिला अपन को, व्युत्पन्न मात्रक भी आ गया अपने को, ऐसा ही यूनिट भी इसका समझ आ गया। अब देखते हैं अपन,
ये तो बेसिक इसके बारे में है। अब एक चीज और देख रहे हैं अपन लोग कि मास जो होता है अपने पास, द्रव्यमान और आवेश में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अपना मास मिला कि एक तो द्रव्यमान ले लेते एक साइड, द्रव्यमान, और इधर ले लेते बेटा अपन आवेश। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। मास जो है अपने पास, मास, ये पहली बात तो स्केलर है, वो भी स्केलर है। सिमिलरिटीज क्या हो सकती है, ये भी एक अदिश राशि है, और जो आवेश है आपके पास, जो आवेश है ये भी एक अदिश राशि। ठीक है, पहला तो दोनों अदिश राशि हो गया। दूसरा जो मास है इसका ऐसा यूनिट अपने पास क्या हो गया, किलोग्राम। इसका ऐसा यूनिट क्या हो रहा है अपने पास, ऐसा यूनिट इसका क्या हो गया अपने पास, कूलाम। सी से लिख सकते हैं, कूलाम से, ऐसा यूनिट। इसका अदर यूनिट की अपन को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक यूनिट अदर अपन को पूछ ली जाती है एग्जाम में, व्युत्पन्न यूनिट। तो क्या होती है व्युत्पन्न, एम्पियर सेकंड। ये अपने पास कैसी भौतिक राशि है, ये भी एक राशि है, वो भी एक राशि है। तो ये अपने पास मूलभूत भौतिक राशि है। कैसी है, मूलभूत भौतिक राशि है। सिमिलरिटीज भी चल रही है और डिफरेंस भी चल रहे हैं, दोनों एक साथ देख रहे हैं। ये अपने पास ये मूलभूत राशि है, ये व्युत्पन्न राशि है। अपने व्युत्पन्न राशि, ये मूल राशि नहीं है, ध्यान रखना, व्युत्पन्न करके लेके आए। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से नहीं है ये। और क्या हो सकता है अपने पास इसके बारे में, ये आपके पता है कि ये वेरिएंट क्वांटिटी है। वेरिएंट और ये इनवेरिएंट आपके पास। डिफरेंस की अगर बात करें तो ये इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट है ये आपके पास। वेरिएंट का मतलब होता है इसका मास आपका स्पीड पर निर्भर करेगा। अब कौन से फॉर्मूले से मास दिया जाए आप लोग देखिए, m = m0 √1 - v² c²। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो आप। अगर आप किसी पार्टिकल की स्पीड c की स्पीड के इक्वल रखते हो, अप्रोक्स c रखते हो, तो ये जो फैक्टर है आपका पास, ये जो फैक्टर मिल रहा है आपको, ये जो आपके पास नीचे वाला ये जो फैक्टर मिल रहा है आपको, ये वाला फैक्टर, ये कम हो जाएगा। इस वक्त मास बढ़ जाएगा। अगर किसी पार्टिकल की स्पीड आपके पास लाइट की स्पीड के अप्रोक्स है, जैसे 10⁶ मीटर पर सेकेंड है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रोटॉन है, अगर उसको 10⁶ के इक्विवेलेंट अगर फेंक रहे हो ना आप लोग, तो मतलब उसका मास बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा। ठीक है, नॉर्मल में नहीं होता। ऐसे नहीं कि आप लोगों के पास स्पीड ऑफ वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है तो सी के कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल है, तो ये पूरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये 1 ही आ रहा है, तो ये आपके पास m और m0 एक जैसा मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो ये जो रेस्ट में जितनी स्पीड होगी उतनी इसमें मिलेगी आप लोगों के पास। लेकिन इस कंडीशन में जब इतनी ज़्यादा स्पीड पर अगर आप किसी चीज़ को फेंकते हो, तो वहाँ पर आपके पास रेस्ट में, जो रेस्ट कंडीशन में मास होता है वो अलग होता है, और जब आप फेंकते हो तब अलग होता है। तो एक तो मास जो होता है वेरिएंट क्वांटिटी है, लेकिन ये जो है ना इनवेरिएंट क्वांटिटी है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो चार्ज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ये इक्वेशन है आपके पास, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी, तो ये इक्वेशन बेटा यहाँ पे वैलिड नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन पे यहाँ पे इक्वेशन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। और क्या हो सकता है आप लोगों के पास में कि मास जो है इसका एक ही नेचर होता है आपके पास, सिंगल नेचर का होता है मास। आपके पास क्या होता है, सिंगल नेचर का। मास का क्या होता है, सिंगल नेचर ओनली। तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है, आप देखते ही पॉजिटिव नेचर का होता है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि चार्ज जो होता है ना आपके पास, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेचर भी है, नेगेटिव नेचर भी है, दोनों है। इसका केवल पॉजिटिव नेचर होने से मासेस के बीच में कोई द्रव्यमान है तो उनके बीच में इंटरेक्शन एक ही तरह का होता है, सिंगल
इंटरेक्शन होगा बेटा, उनके बीच में जो क्रियाएं होती वो एक ही प्रकार की होगी और वो इंटरेक्शन होगा अट्रैक्शन टाइप का, आकर्षण प्रकार का। तो जो यहाँ से जो फोर्स प्रोड्यूस करता है और मास जो फोर्स प्रोड्यूस करता है उसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। तो मासेज के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इसका नेचर जो होता है ना बेटा वो आकर्षण प्रकृति का होता है। केवल एक ही प्रकृति का फोर्स आता है इसमें, बेस केवल आकर्षण प्रकृति का। लेकिन यहाँ देखते हैं कि आवेश आपके पास है पॉजिटिव और नेगेटिव। पहली बात तो आपके पास जो आवेश होता है उससे कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है। देखिए एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाता है यहाँ पे, एक मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाता है आपके यहाँ पे, दोनों फोर्स आ जाते हैं। तो कौन सा आ जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है और एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है आपके पास। दोनों फोर्सेस प्रोड्यूस करता है ये, इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रोड्यूस करता है ये और मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस करता है। और दूसरा चार्ज के टू टाइप्स है, तो इनके बीच में जो रिएक्शंस है, इंटरेक्शन है, उसके भी टू टाइप्स होते हैं आपके पास। ये अट्रैक्शन नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सन नेचर का भी हो सकता है। तो इसमें क्या करता है, रिपेल प्रॉपर्टी भी होती है और अट्रैक्ट नेचर भी होता है, मतलब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ से आपने देखा कि मास और चार्ज जो होता है इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, कुछ सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी देख लो आप लोग। जैसे अपने डायमेंशन, मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, क्या है, मूलभूत भौतिक राशि फंडामेंटल है। तो इसका जो आप डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे वो m1 होता है, ठीक है। बट आप इसका देखेंगे चार्ज का तो डेराइव्ड है, तो किसी से डेराइव करके लेके आया है, तो ये यहाँ से देखिए आप लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं। तो आपके पास चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी A1 T1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़ें समझ में आई आप लोगों के पास कि मास और चार्ज के बारे में कुछ अपन ने समझा गया, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हो सकती है, क्या डिफरेंस हो सकता है। ओके, अब आ जाते हैं अपन लोग द्रव्यमान और आवेश में अंतर के बाद में आवेशों के प्रमुख गुणधर्म। आवेशों के प्रमुख गुणधर्म देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज POC, आवेशों के प्रमुख गुणधर्म। अगला टॉपिक क्या अपने, आवेशों के प्रमुख गुणधर्म। बिल्कुल सिंपल है और क्वेश्चंस में बनता, न्यूमेरिकल भी यहाँ से आता है, तो इसको अपन अच्छे से कर ले। तो पहली बात तो ये देखें, पहली प्रॉपर्टी इसके पास नाम लिख लेते पहले कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है इनके पास। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्जेस हिंदी में आवेशों की योज्यता का नियम, आवेशों की योज्यता का नियम, पहली प्रॉपर्टी तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए अपन लोग, सेकंड इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, जो अभी देखा था, इंपॉर्टेंट भी है। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। इनवेरिएंट को बेटा आप इसी में समझिए, इंग्लिश में, हिंदी में समझ नहीं आएगा, ऐसा अच्छा वर्ड नहीं है। तो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस आपको मिलेगी। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी कह दीजिए आप कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, COC, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ऐसे लिख लीजिए। हिंदी में क्या हो जाएगा बेटा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ये हो गया आपके पास आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट एक और देखते हैं अपन लोग, क्वांटाइनाइजेशन ऑफ चार्जेस,
ऑफ चार्जेस। हिंदी में भी देखेंगे तो क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, यहां पे मोटे मोटे तौर पे अपने पास कितने हो गए, एक तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, पहला पॉइंट तो अपने पास एडिटिविटी ऑफ चार्जेस हो गया, सेकंड हो गया इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, थर्ड हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस या आवेश संरक्षण का सिद्धांत, फोर्थ हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस या फिर क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो अब इनको वन बाय अपन समझते हैं, एक के बाद एक को समझते हैं आराम से। ठीक है, पहला पॉइंट ले लेते हैं अपन लोग, एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। पहला है अपने पास एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता का नियम। इसमें देखिए आप लोग, इसमें अपन क्या देख रहे हैं, योज्यता का मतलब होता है आवेशों को किस तरह से जोड़ा जाता है। तो पहली बात तो अपने पास आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। इसके बारे में कुछ नोट करें कि आवेश आपके पास कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर है। ठीक है, तो साधारण योग भी किया जा सकता है। जैसे द्रव्यमान क्या होता है, 1 किलोग्राम की चीज़, 2 किलोग्राम की चीज़, 3 किलोग्राम की चीज़, तो सबको ऐड कर दें, साधारण योग करेंगे। ठीक है, नॉर्मल एडिशन करने से आपका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्केलर तो है, साथ में इसके दो नेचर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके नेचर कितने होते हैं, ये पॉजिटिव नेचर का भी हो सकता है एंड नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है। इसीलिए अपन क्या करेंगे बेटा, इसको नेचर के बेस पे जोड़ेंगे इसको, तो एल्जेब्रिक सम करेंगे, बीजगणितीय योग करना पड़ेगा अपन को। क्या करना पड़ेगा, इसका क्या किया जा सकता है, आवेशों की योज्यता का नियम का मतलब होता है आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए इसका क्या किया जा सकता है, बीजगणितीय योग किया जा सकता है, बीजगणितीय योग। ठीक है, आवेश अपने पास कैसी है, आवेश एक अदिश राशि है और दूसरा इसके दो प्रकार के नेचर होते हैं, धनात्मक भी होता है ऋणात्मक होता है। इसीलिए अपन आवेशों को किस सिद्धांत के आधार पर जोड़ सकते हैं, बीजगणितीय सिद्धांत के आधार पर जोड़ सकते हैं। तो आवेशों का बीजगणितीय योग किया जा सकता है। इसी सिद्धांत को अपन कहते हैं आवेशों की योज्यता का सिद्धांत। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या बन सकता है अपने पास, एक क्वेश्चन करते एग्जाम्पल देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है, विद्युत द्विध्रुव पर नेट चार्ज, नेट चार्ज ये निकालना बेटा। एक विद्युत द्विध्रुव है तो उस पर कुल आवेश कितना है ये कैलकुलेट करना है अपन को। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, अपन बना के देखें तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब आपके पास ये है कि परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश, परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति के आवेश अगर एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखे होते हैं, ये दूरी बहुत कम होती है, तो इस प्रकार बने निकाय को अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अपन ने इसको एक निकाय माना है, ये पूरा अपना निकाय है। अपन को पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव निकाय पर कुल आवेश कितना है। एक देखा जाए तो ऐसा पूछना चाहिए कि या निकाय शब्द लगाना चाहिए। तो इस पर कुल आवेश कितना होगा, तो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो क्यू नेट टोटल आवेश इस पे, तो देखिए यहाँ पे कितना है माइनस क्यू, यहाँ पे कितना है प्लस क्यू, तो नेट कितना हो गया, माइनस प्लस को कैंसिल आउट कर गया तो जीरो। तो विद्युत द्विध्रुव पे कुल आवेश कितना होता है, जीरो आवेश होता है इस पे। इस तरह से आपको ऐड करना पड़ता है। तो कौन सा ऐड करना पड़ता है, एल्जेब्रिक, बीजगणितीय सम किया जाता है। इसी सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं, आवेशों की योज्यता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। और कोई एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास, जैसे दे दिया जाए आपको, ये एक सिस्टम दे दिया जाए, एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल सिस्टम है, ये ऐसे है, इसमें 1 माइक्रोकुलाम है,
ये 2 माइक्रोकुलाम है और ये -3 माइक्रोकुलाम है। पूछा जाए कि इसमें टोटल आवेश कितना है इस चार्ज, तो सबका एल्जेब्रिक सम कर दीजिए आप लोग। तो एल्जेब्रिक सम करेंगे तो नेट चार्ज कितना मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे 1 माइक्रोकुलाम, फिर ये पॉजिटिव आवेश है, ये भी पॉजिटिव आवेश है तो +2 माइक्रोकुलाम, और ये नेगेटिव है। एल्जेब्रिक सम का मतलब डायरेक्शन के बेस पे ये 3 माइक्रोकुलाम, तो ये 1 और 3 और ये कैंसिल आउट, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इस पे भी टोटल चार्ज कितना, 0। हर बार 0 नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो अपन इस तरह से एल्जेब्रिक सम करके क्या कर सकते हैं, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी अपने पास। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट तो कंप्लीट कर ली अपन ने, सेकंड प्रॉपर्टी पे देखो। सेकंड अपन ले, जिसको अपन ने पहले भी थोड़ा सा समझाया था, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मतलब ऐसा समझिए कि जो किसी भी आवेश पे जो ना किसी भी कण पर पाए जाने वाला आवेश, कोई भी कण है, किसी भी कण पे जो आवेश है, आवेश उसकी मतलब कण की, उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता है, ये मतलब इसका। जैसे क्वेश्चन से एग्जाम्पल की बात करें कि एक प्रोटॉन है जो अभी स्थिर है, क्या है, क्वेश्चन क्या दिया मैंने कि एक प्रोटॉन आपके पास, प्रोटॉन कण है, वो भी स्थिर है, स्थिर का मतलब 0 है, तो उस पे आवेश का वैल्यू दे दिया गया आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो है पहले की कंडीशन, इफ वाली कंडीशन। सुनिए, एक प्रोटॉन है, अभी वो स्थिर अवस्था में, तब उस पर इतना आवेश पाया जाता है। अब उस प्रोटॉन को 10⁻6 मीटर/सेकंड से फेंक दिया जाए। ठीक है, 10⁻6 से इतनी ज़्यादा स्पीड से फेंक रहे, 1,00,000 किलोमीटर/सेकंड में फेंक दिया जाए, तो बताइए उस पर पाए जाने वाला आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आवेश बदलेगा नहीं बदलेगा। तो उस कंडीशन में भी जब ये पार्टिकल आपके पास, ये जो पार्टिकल है, जब ये पार्टिकल आपके पास v = 10⁻6 मीटर/सेकंड से चल रहा है, उस वक्त भी इस पर पाए जाने वाला चार्ज सेम होगा। ये चार्ज बिल्कुल नहीं बदलेगा आपका, सेम। इसी को इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहते हैं। पहले भी उतना ही था और बाद में भी उतना है। यानी किसी कण की चाल के कारण उस पर होने वाला, जो उस पर जो पाया जाता है आवेश, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आवेश का वैल्यू सेम रहता है। यानी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल, है ना, पार्टिकल की स्पीड पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहते हैं। ओके बेटा, लेकिन यहाँ पे जो मास होता है ना, मास इनवेरिएंट नहीं होता, ध्यान रखिए, मास बदलता है पार्टिकल का। इलेक्ट्रॉन का मास इंक्रीज हो जाएगा, मास वेरिएंट प्रॉपर्टी है, तो मास बदलने वाला। ठीक है, इसमें एक नोट करके अपन लिखे, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपने पास इसमें, ये वो है एक, इसमें अपने पास इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, नोट में लिखे, ये आता भी है नोट। इस कंडीशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि प्रोटॉन को अपन ने फेंक दिया, तो उस पर कोई ना कोई चार्ज की वैल्यू, मान लो स्मॉल q, पहले भी वही थी बाद में भी वही है, बट उसका मास जो है, मास में चेंजेस हो रहा है, m। तो ये जो रेशो होता है ना, आवेश और मास का जो द्रव्यमान होता है ना, उसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक
चार्ज, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश। अब बताइए मुझे विशिष्ट आवेश बदलेगा नहीं बदलेगा? ये आवेश तो नहीं बदल रहा है, लेकिन विशिष्ट आवेश बदलेगा नहीं बदलेगा? स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी? तो यहां से अपन ने देखा कि जब चार्ज की स्पीड होती है तो यहाँ मास इंक्रीज हो जाता है, इसका क्या हो जाता है? मास इंक्रीज हो जाता है। और जो चार्ज होता है वो क्या है? कांस्टेंट रहता है। चार्ज तो क्या रहेगा अपने पास? कांस्टेंट। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसमें मास में फर्क पड़ेगा। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है? कांस्टेंट। और ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो स्पेसिफिक चार्ज कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ने के साथ स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये था सेकंड अपने पास। थर्ड पे चलिए। थर्ड जो प्रॉपर्टी अपने पास, थर्ड प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइनाइजेशन ऑफ चार्ज। ले लेते हैं, थोड़ा ये बढ़िया है। क्वांटाइनाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइनाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण का सिद्धांत। इसका मतलब होता है किसी भी पार्टिकल पे जो आवेश होता है ना, वो एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। जो आप सोचो ना वो नहीं होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट में होगा। क्या होगा? एक फिक्स्ड अमाउंट में होने वाला है, फिक्स्ड अमाउंट में होगा। अपन जो सोचे वो सब कुछ नहीं हो सकता है, यानी ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। हर संभव मान किसी कण पर हो आवेश का, ये कोई संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल पे कितना चार्ज हो सकता है, तो उसके बारे में दो थ्योरीज हो सकती है अपने पास। सबसे पहली बात तो होता है कि जो चार्ज आवेश होता है उसका सबसे छोटा वैल्यू कितना होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। जो आवेश का जो सबसे छोटा मान होता है उसको बेटा क्वांटा बोलते हैं। जो आवेश का सबसे छोटा वैल्यू होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? उसको अपन एक तो क्वांटा बोल सकते हैं, क्वांटा। ठीक है, एक तो क्या बोल सकते हैं? आवेश का जो सबसे छोटा वैल्यू कितना हो सकता है उसको एक तो क्वांटा बोलेंगे। दूसरा उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज भी बोल सकते हैं। और वो जो सबसे छोटा वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ये हो सकता है सबसे स्मॉल वैल्यू। तो किसी भी पार्टिकल पे जो मिनिमम चार्ज होगा ना वो ई होगा, इससे कम नहीं हो सकता। और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना उसको क्वांटा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। और ये जो ई होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है वो देखिए आप लोग। तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे स्मॉल वैल्यू होती है, इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मिनिमम वैल्यू है ये, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। सबसे छोटी वैल्यू है चार्ज की, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, और इसी के फॉर्म में होगा। अब सेकंड बात देखिए इसके लिए, सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे किसी बॉडी पे चार्ज ई है, ठीक है, समझ जाता है। दूसरा, किसी बॉडी पे 2e चार्ज पॉसिबल है, इसके मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे एक भाई मिनिमम कितना चार्ज है? ई के फॉर्म में, और उससे ज़्यादा 1.8 तो नहीं हो सकता ना। और दूसरा कितना हो सकता है? 2e हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, ऐसे आपके चलता जाएगा। तो ne हो सकता है आपके पास। मतलब क्या हुआ? e के फॉर्म में हो सकता है, e के इंटीग्रल मल्टीपल में हो सकता है, पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है। एक e हो सकता है कि उसके पास मिनिमम कितना है? e। एक e हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। दूसरा आप लोगों के पास यहाँ पे जैसे अपने पास कह दे कि ये तो हो गया। दूसरा -e भी हो सकता है, -2e भी हो सकता है, -3e भी हो सकता है, -4e भी हो सकता है, तो -ne भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है ना अपने पास। तो ये वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी होती है आपके पास। तो ये दोनों हो सकते हैं। तो फाइनली अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला? इस फॉर्मेट में अगर देखेंगे आप लोग, दो चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है? यहाँ से दो।
तो एक तो भाई अपने पास स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जो चार्ज होती है जिसको क्वांटा बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होती है उसको क्वांटा बोलते हैं। दूसरा उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी बोलते हैं अपन लोग, और उसका जो वैल्यू होता है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना, प्लस और माइनस नेचर होता है इसका, है ना, इलेक्ट्रॉन पे प्लस माइनस होता है और प्रोटॉन पे माइनस होता है। दूसरा इस फॉर्मेट में देखा अपन ने ये E2 E मतलब E के आप देखा E जो होता है ना वो एक इंटीजर नंबर के मल्टीपल में होगा हमेशा, ठीक है। तो ये फाइनली अपने पास जो आंसर मिला, दो कंक्लूजन से अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि अपने पास ये फॉर्मूला अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे पार्टिकल है ना, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो कम से कम वैल्यू तो E होती है अपने पास, E हो गए अपने पास, और उसको किस तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है 1 2 3 4 5 6, तो मतलब एक पूर्ण संख्या के रूप में हो सकता है, और वो प्लस और माइनस नेचर का हो सकता है, प्लस और माइनस नेचर का हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है, इसको बोलते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। मतलब किसी भी वस्तु पर पाए जाने वाले आवेश का मान E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। E का मतलब ये हो गया, उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं इससे अपन लोग, क्या देख रहे हैं, एक न्यूमेरिकल। तो देखिए न्यूमेरिकल अपने पास क्या है, क्या किसी वस्तु पर वन कूलाम आवेश संभव है, ये क्वेश्चन से क्या किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश हो सकता है, ये पूछ रहा है। अगर हो सकता है, जैसे अपने पास इसका आंसर यस या नो में से एक आएगा, यस या नो। अगर यस है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाद में अगर यस आंसर आ रहा है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हो गए, करके देखते हैं अपन लोग। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, Q इक्वल टू एनी, ये फॉर्मूला है Q इक्वल टू एनी। कितने आवेश की बात कर रहा है, कितना आवेश चाहिए अपन को, 1 कूलाम आवेश है नहीं है, तो यहाँ पे 1 कूलाम पुट कर दो आप, 1 कूलाम, कितना पुट कर दिया, 1 कूलाम। ये क्या है, इंटीजर नंबर है, और E का वैल्यू कितना है अपने पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, अब कूलाम से कूलाम तो कैंसिल हो रहा है, यूनिट से यूनिट तो कैंसिल हो गई, वो अपने पास नंबर बचा, तो नंबर कितना हुआ, n इक्वल टू कितना हो गया अपने 1, ये डिवाइड में आएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाइए तो 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6, 10⁻⁻19 को बेटा इस तरह से तोड़ दीजिए, नहीं इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से तोड़िए आप। ओके, 10⁻19 को ऊपर ले जाइए। ओके, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1.6। जब 10 में 1.6 का डिवाइड करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 1.6 तो लर्न कर लीजिए, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट याद रखना है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम जो आवेश है आपके पास, एक कूलाम जो आवेश है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक कूलाम आवेश में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18, और ये आपके पास एक इंटीजर नंबर है, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 625 इंटू 10⁻16, तो ये इंटीजर नंबर हुआ ना आपका। तो यहाँ से क्या पता चला कि किसी भी वस्तु पर एक कूलाम आवेश संभव है, और एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी अपन को पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गए क्वांटीकरण का सिद्धांत आवेश। अब लास्ट प्रॉपर्टी है वो अपन कल डिस्कशन करेंगे, क्या है लास्ट प्रॉपर्टी, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। ओके, जय हिंद।